हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है विद क्वालिटी कंटेंट, यानी कि हमारा कंटेंट भी बहुत ही अच्छा रहता है जिससे आपको पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्राप्त होती है। हमारे जो चैनल है यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 100% फ्री एजुकेशन दिया जाता है। यहाँ पर आपको एक वीडियो देखने के बाद या 2 वीडियो देखने के बाद कोई भी पेमेंट की मांग नहीं करी जाती। आप कोई भी वीडियो जितनी बार भी देखना चाहें 100% फ्री है। तो यहाँ आइए और इस फ्री एजुकेशन का लाभ उठाइए। आज का वीडियो जो हमारा है वो है आपका क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड का। आपको पता है हमारी ये जो पुस्तक है क्षितिज भाग 2, ये हमारे 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आज का जो हमारा अध्याय है 14, एक कहानी यह भी, ये हमारा गद्य खंड से लिया गया है। और ये आज जो हम करा रहे हैं ये है एमसीक्यूज। इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वन शॉट सभी कुछ हम पहले करा चुके हैं। तो आज हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे क्योंकि हमारे एग्जाम और टेस्ट में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये जो आज हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं, एक कहानी यह भी, तो ये जो चैप्टर है ये लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो मनु भंडारी जी के बारे में हमने यहाँ पे सभी कुछ जाना था क्योंकि उन्होंने काफ़ी हद चीज़ें अपने बारे में बताई थी इसमें। तो चलिए उसी पे आधारित हम बहुविकल्पीय देखेंगे। अब बहुविकल्पीय 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है गद्यांश आधारित और उसके बाद होता है पाठ आधारित। तो यहाँ दोनों ही तरीके के प्रश्न हम देखेंगे। पहले गद्यांश दिया जाएगा, उस पर आधारित प्रश्न रहेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे संपूर्ण पाठ आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो क्या है हमारा, जैसा कि हमने बताया कि गद्यांश आधारित है, तो सबसे पहला हमारा जो गद्यांश आ रहा है क्या है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना, देखा तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश यानी विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी पर अर्थ नहीं दिया, और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ इस पैरा में वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आर्थिक स्थिति उनकी खराब हुई, जिसकी वजह से उनके व्यक्तित्व में भी बहुत हद तक चेंजेस आए थे। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण अधिक विस्तारित उनका अहंग उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाएं। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ की कांपती थरथराती रहती थी। तो यहाँ पर पिताजी का जो व्यक्तित्व चेंज आया उसके कारण माँ की भी कंडीशन कैसी रहती थी ये भी उन्होंने हमको बताया है। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न है। क्या प्रश्न है देखिए, भग्नावशेषों को ढोने से क्या तात्पर्य है। उन्होंने बताया ना भग्नावशेषों को ढूंढते थे, उसका क्या मतलब है। टूटे फूटे खंडहर महल, रूढ़िवादिता सोच एवं विचार, पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, भूरे रंग के अवशेषों को वहन करना। तो यहाँ पर जो इस कहानी में तात्पर्य वह है पुरानी बातों को वर्तमान में लागू करना, अर्थात जो उनकी पुरानी चीजें थी उन्हें वो अभी भी वर्तमान में लागू कर रहे थे, जबकि स्थितियों में बदलाव आ चुका था। लेखिका के पिता अजमेर क्यों आए थे। व्यापार करने के लिए, आर्थिक हानि होने के कारण, बच्चों की पढ़ाई के कारण, अपनी संपत्ति को बेचने के लिए। तो वो किस कारण से आए थे, वे आए थे उनको आर्थिक हानि हो जाने के कारण। अजमेर आने के पश्चात लेखिका के पिता ने एक क्या किया। जब वे अजमेर आ गए तो फिर उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया, कर्जदारों का कर्जा चुकाया, माता के प्रति स्वभाव को बदल दिया, बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान की। तो उन्होंने आने के क्या किया था, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश का निर्माण किया था। लेखिका की माँ हमेशा भयभीत क्यों रहती थी, वो थरथराई और भयभीत सी क्यों रहती थी। समाज के लोगों के डर के कारण, पिताजी के आर्थिक नुकसान के कारण, पिताजी के क्रोध के कारण, अपने भविष्य की चिंता के कारण। तो वो थरथराई सी डरी सी इसलिए रहती थी क्योंकि पिताजी हमेशा क्रोध करते रहते, तो उन्हें लगता था कि कहीं हमसे कुछ ऐसा गलत ना हो जाए जिससे वो गुस्सा करने लगे,
तो वो डर के कारण हमेशा कांपी या थरथराई सी रहती थी। लेखिका के पिता के क्रोध के क्या कारण बताएं। अब लेखिका ने उनके पिताजी के बदलाव, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी, तो इसमें उन्होंने, जब वो अजमेर आ गए तो उसके बाद उनके व्यक्तित्व में बहुत बदलाव आए, तो वो हमेशा गुस्सा करते रहते थे। तो इसके क्या कारण उन्होंने बताए थे। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर चले जाना। इसका मतलब होता है कि आप हमेशा एक टॉप सिचुएशन पे हो, जहां आपके पास पैसा, सम्मान, सब कुछ हो, लेकिन फिर एकदम से वो सारी चीजें चली जाएं और आप एकदम डाउन आ जाएं, तो वो होता है शीर्ष से हाशिए पे आना। और उपरोक्त सभी सही है, तो यहाँ पर जो सही है वो क्या होगा, आपका सारी। उन्होंने ये सारी कारणें बताई। भाई नवाबी आदतें थी, पैसा इतना था नहीं तो गुस्सा आता था। फिर उसके बाद अधूरी महत्वाकांक्षाएं, जो वो करना चाहते थे वो आर्थिक स्थिति के कारण कर नहीं पा रहे थे। और फिर एकदम से उनका इतना अमीर होना, सब कुछ मान सम्मान होना, और एकदम से वो सारी चीज़ें उनसे छिन जाना, ये सब ही कहीं ना कहीं उनके क्रोध का कारण बन गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा गद्यांश क्या है, ध्यान से। अब देखिए, जब भी गद्यांश रहता है उसे एक बार में ही पढ़ के समझने की कोशिश किया करिए। बार बार करेंगे तो ये आपका एग्जाम के दौरान आपके टाइम की बहुत ही ज़्यादा बर्बादी होती है। तो जब एक बार आप पढ़ रहे हो, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसको पढ़ो, ताकि आंसर्स आप फटाफट निकाल सको। क्या है, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी शायद उसमें। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपज माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी से लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। ना उनका त्याग, ना उनकी सहिष्णुता, खैर जो भी हो, अब यह प्रत्येक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी माँ के बारे में बताया है कि माँ उनकी कैसी रही और क्यों उनका आदर्श नहीं बन पाई। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार माँ के स्वभाव की विशेषताएं क्या थी। जो हमने भी गद्यांश पढ़ा उसके आधार पे आपको बताना है। धरती से भी अधिक धैर्यवान एवं सहनशील, पति और बच्चों की सेवा में समर्पित, स्वयं के विषय में ना सोचने वाली, उपरोक्त सभी। तो अगर हम गद्यांश में देखेंगे तो ये सभी बातें, उनकी विशेषता बताई गई हैं, उनके स्वभाव के बारे में ये सभी चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट है, माँ सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी। बहुत ही इजीली एक्सेप्टेशन किस चीज का था उनका, पिताजी की जाति, अपने बच्चों की उचित अनुचित मांग, सबकी आज्ञा का पालन या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये उपरोक्त सारी ही चीजें वो बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। माँ का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाया। माँ ने भाई इतना त्याग किया, चुपचाप सहन करती थी, कुछ था, लेकिन तब भी वो लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण था। उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों व मजबूरी से उपजे थे, यानी कि जो उनके अंदर इतना ज्यादा धीरज, धैर्य जो था, जो पेशेंस था, वो उनकी परिस्थितियों वश उपजे थे। इसलिए लेखिका को माँ की आदतें पसंद नहीं थी, माँ के प्रति परिवार संवेदनशील नहीं था, उनका त्याग मानवता के कल्याण के लिए नहीं था। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आएगा वो है उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों की मजबूरी से उपजे थे, इसलिए वो उनका आदर्श नहीं बन पा रही थी। लेखिका की माँ ने अपने पति से जिंदगी भर कुछ भी क्यों नहीं मांगा। क्यों माँ ने कभी भी अपने हस्बैंड से किसी भी चीज को जिंदगी में कभी कोई चीज नहीं मांगी। वह बहुत धैर्यवान थी, जो मिल जाए उसे वह अपना प्राप्य समझती थी, मतलब जो उनको मिल गया बस उनके लिए उतना ही ठीक है। लेने की कभी कामना नहीं करती थी, कोई भी चीज लेने की उन्होंने कभी अपनी इच्छा ही नहीं जताई थी, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है वो ये सारी ही बातें हैं, क्या जिंदगी भर उन्होंने अपने पति से कुछ नहीं मांगा इन आदतों के कारण। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसके बारे में बात कर रही है। ये जो गद्यांश हमने पढ़ा है इसमें उन्होंने किसके बारे में बात करी, अपनी माँ के विषय में, अपने परिवार के व्यवहार के बारे में, एक या दो दोनों सही है, अपने पड़ोस के विषय में। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो है हमारा अपनी माँ के विषय में, पूरा वो किस बारे में बात करें, अपनी माँ की। परिवार के व्यवहार के बारे में उन्होंने इतनी बात नहीं करी है, यहाँ पे सबसे ज्यादा उन्होंने बात अपनी माँ के बारे में करी है।
तो यहाँ हमारा दूसरा गद्यांश भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे गद्यांश में। फिर से इसको ध्यान से पढ़ेंगे ताकि एक ही बार में हम आंसर्स निकाल सकें। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ ये महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरा कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस देखते सुनते उनके बीच ही मैं बड़ी हुई थी, लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए थे। तो अब उनकी कहानियों के जो पात्र उनके मोहल्ले के रहे, क्या सारी चीजें थी, वो सभी उन्होंने हमें इस गद्यांश में बताया है। अब क्या प्रश्न है इस गद्यांश से संबंधित? परंपरागत पड़ोस कल्चर से क्या तात्पर्य है? अब उन्होंने बोला ना परंपरागत पड़ोस कल्चर, तो उससे वो कहना क्या चाहती हैं? जिसमें व्यक्ति अपने तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार तक सीमित रहता है, जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों के उदार एवं घनिष्ठ संबंध होते हैं, जिसमें व्यक्ति को अपने पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पड़ोस कल्चर से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति के अपने पड़ोसियों के उदार और घनिष्ठ, मतलब हम लोग अपने जो नेबर्स होते हैं उनसे बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? पड़ोस कल्चर। गद्यांश के अनुसार पड़ोस कल्चर को सबसे अधिक नुकसान किसने पहुंचाया है? क्या चीज है कि अब हमें अपने पड़ोसियों से इतना घनिष्ठ संबंध देखने को नहीं मिलता, अर्थात कौन सी ऐसी भावनाएं हैं जिसने पड़ोस कल्चर को आजकल नष्ट कर दिया है? मनुष्य की स्वार्थ भावना ने, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति ने, महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने। तो जो सही है वह है महानगरों की फ्लैट संस्कृति ने। अब आप देखोगे यहाँ पे फ्लैट्स बहुत सारे आ रहे हैं, तो वो जो पड़ोस कल्चर था वो कहीं ना कहीं अब समाप्त होता जा रहा है। लेखिका के कहानियों के पात्र प्रायः किस परिवेश से हैं? जो उनके पात्र रहे वो कहाँ क्या रहे? उच्च पूंजीपति वर्ग के पात्र रहे, ज्यादातर निम्न शोषित वर्ग के रहे हैं, अपनी कल्पना के लोग के रहे, मतलब उनके इमेजिनेशन की अपनी एक संसार था, वहां से वो इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स लेते थे अपनी कहानियों के लिए, या उनके मोहल्ले के। तो जैसा कि गद्यांश में बताया गया है कि उनके ज्यादातर पात्र जो हैं वो उनके मोहल्ले के ही हुआ करते थे। कहानियां लिखते हुए लेखिका को किसका एहसास हुआ? जब वो कहानियां लिखती थी तो आखिरी लाइन में था किस चीज का एहसास हुआ था? किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का, अपने पड़ोसियों की बातों का, पात्रों के उच्च वर्ग के होने का, या सामाजिक विषमता का। तो ये सही जो ऑप्शन है वो है किशोरावस्था से जुड़ी हुई यादों का। जब वो कहानियां लिखने बैठी तब उन्हें याद आया कि उनकी किशोरावस्था, युवावस्था जो उनके मोहल्ले में बीती थी, वो सारी यादें उन्होंने याद कर करके कहानियों में लिखी हैं। फ्लैट संस्कृति का क्या परिणाम हुआ? जो फ्लैट संस्कृति जिसने की पड़ोस कल्चर को नष्ट किया, उसका क्या परिणाम हुआ? हमारी सोच विस्तृत एवं व्यापक हुई है, हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं, हम स्वयं के विषय में सोचना भूल गए हैं, या उपरोक्त सभी। तो जो सही ऑप्शन है, हम एक दूसरे से दूर हो गए। फ्लैट कल्चर के कारण हमारे बगल के फ्लैट में क्या हो रहा है कभी कभी हमको यही नहीं जान पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा ये गद्यांश भी खत्म हो गया, यानी कि तीसरा गद्यांश। अब हम आते हैं हमारे चौथे गद्यांश पे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया। शीला अग्रवाल कौन थी? हमारी लेखिका की टीचर थी। बल्कि घर की चार दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। सन 1946 और 47 के दिन वे स्थितियां उनमें वैसे ही घर में बैठे रहना संभव था भला। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर सहल का चरित्र प्रभात था, और पूरे दम खम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था।
तो कैसे उनके टीचर ने, यानी कि जो शीला अग्रवाल उनकी टीचर थी, उन्होंने राजनीतिक ई में उनकी भागीदारी करी, यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन उस समय तो उसमें उन्होंने भागीदारी करी और कैसे वे एक्टिव रही, ये सारी चीज उन्होंने यहाँ पर बताई। तो अब क्या है यहाँ पर स्थिति यह हुई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था, एक घर में, मतलब शहर में तो भाई स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर था और घर में भी एक बवंडर का क्या था, पिताजी की आजादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे जानू समझू, मतलब घर में जो भी गेस्ट आए उसके बीच लेखिका बैठे और सक्रिय राजनीति के बारे में जाने। हाथ उठाकर नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती, लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मतलब हमारी लेखिका जो स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट ले रही थी, हड़तालें कर रही थी, नारे लगा रही थी, ये सारी चीजें उनके पिताजी को पसंद नहीं थी। तो किसी की दी हुई आजादी दायरे में चलना मेरे लिए नहीं। तो अब पिताजी आजादी दें और एक बंधन के साथ चलें, ये चीज हमारी लेखिका को पसंद नहीं थी। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है, यह तभी जाना। और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ था, राजेंद्र की शादी की तब तक वह चलता ही रहा। तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पिताजी इतना गुस्सा करते थे जिससे पूरा घर थरथरा जाता था, तो जो उस समय स्वतंत्रता के लिए उनके दिल में जो जोश था, उस जोश ने उन्हें पिताजी से भी टक्कर लेना सिखा दिया था। और ये टकराव और ये इतना जोश तब तक चलता रहा जब तक उनकी शादी राजेंद्र जी से नहीं हो गई थी। अब इस गद्यांश पे आधारित प्रश्न क्या है, देश की आजादी के आंदोलन में लेखिका ने क्या क्या कार्य किए थे। जुलूस में भाग लिया, भाषण दिया, विद्यालय में छात्राओं से हड़ताल करवाई, उपरोक्त सभी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये सभी कार्य किए थे। लेखिका के घर में कौन सा बवंडर मचा हुआ था, बाहर तो मचा था लेकिन घर में क्या चीज मची हुई थी, लेखिका तथा उनके पिता के मध्य टकराव होना, लेखिका के परिवार का उनके विरुद्ध होना, लेखिका के घर में खाने के लाले पड़ना, आर्थिक तंगी का बहुत अधिक बढ़ जाना। तो क्या था, उन लेखिका और लेखिका के पिताजी के बीच जो है वो टकराव होता था विचारों को लेकर। गद्यांश के अनुसार लेखिका के पिता उससे क्या चाहते थे, क्या चीजें चाहते थे उनके पिताजी। लेखिका उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच उठे बैठे, लेखिका घर की चारदीवारी तक ही सीमित रहें, देश में घट रही स्थितियों से अनजान बनी रहें, लड़कों से अधिक बातचीत ना करें। तो सही क्या था, चाहते थे वो लेखिका उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के साथ उठे और बैठे, वो ये चाहते थे। लेखिका के जीवन में शीला अग्रवाल का क्या योगदान रहा, शीला अग्रवाल कौन थी, उनकी टीचर थी। तो क्या योगदान रहा, लेखिका के प्रति लेखन के प्रति लेखिका की रुचि पैदा हुई, अच्छे साहित्य की परख उनके माध्यम से हुई, देश की आजादी के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया, या उपरोक्त सभी। तो शीला अग्रवाल के संपर्क में जब हमारी लेखिका आई तो ये सभी कुछ उनके साथ हुआ, यानी कि उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया, अच्छे साहित्य को जाना और साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो सक्रिय हुई थी। रगों में खून की जगह लावा बहने से क्या तात्पर्य है, रगों में खून की जगह लावा बहने से क्या मतलब कहना चाह रही है वो, अत्यधिक जोश एवं उत्साह होना, उग्रवादी विचारधारा का होना, संवेदनशील बने रहना, विरोधी स्वभाव का होना। तो यहाँ पर रगों में खून की जगह लावा होने से तात्पर्य है अत्यधिक जोश और उत्साह में रहना, मतलब बहुत ज्यादा हम एक्टिव, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए इतना जोश का होना बहुत जरूरी था। तो इसी बात को क्या बोला गया है, रगों में खून की जगह लावे का बहना। तो यहाँ पर हमारा ये चौथा गद्यांश भी खत्म आता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे पांचवें गद्यांश में। क्या है, यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था। यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उनका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी। एक बार कॉलेज के प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिलें और बताएं
कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था। जो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ जा बैठी। तो किस तरीके से वो अपनी एक घटना बता रही हैं कि कैसे स्कूल से पत्र आया, कि किस तरीके से ये लोगों के साथ एक्टिव रहती है, लोगों को, छात्रों को भड़काती है, सारी चीज़ें। और पिताजी बहुत गुस्से में थे घर में, और गुस्से से जब स्कूल गए तो अब ये पता था कि जब स्कूल से घर आएंगे तो कितनी मुसीबत ढाएंगे, ये बहुत गुस्सा उनको पता था। तो इस डर के मारे जो हमारी लेखिका थी वो घर ना आके वो पड़ोस में जाकर बैठ गई थी। अब क्या प्रश्न है, लेखिका के अनुसार उनके पिता की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी। यश की चाह, विशिष्ट बनकर जीने की इच्छा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले काम, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उनके पिताजी की ये सभी ही इच्छा थी कि ये सब कुछ होना चाहिए, और ये दुर्बलता उनके कारण ही जो है वो हमेशा कई बार एक दूसरे उनके कोप से, गुस्से से बच जाती थी। क्योंकि हमारी लेखिका इस स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट लेने के कारण काफ़ी फेमस हो चुकी थी। तो अब वो प्रसिद्धि जो थी, जो वो उनके पिताजी खुद अपने लिए चाहते थे, वो अब लड़की को मिल रही थी, इसलिए वो कई बार उनके ऊपर गुस्सा नहीं भी करते थे। कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को किस कारण पत्र लिखा। क्या कारण था कि उन्होंने पत्र लिखा था। लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करनी, उनकी जो एक्टिविटीज थी उसके बारे में मतलब एक तरीके से शिकायत कर रही थी वो। लेखिका की प्रशंसा करने के लिए, लेखिका द्वारा पढ़ाई लिखाई ना करने के लिए, विद्यालय में उपस्थित ना होने के लिए। तो उन्होंने क्या किया था, लेखिका की गतिविधियों की शिकायत करने के लिए पत्र लिखा था। लेखिका के पिताजी आग बबूला क्यों हो गए, अर्थात वो इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे। प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मन्नू को कॉलेज से निकाले जाने की बात कही गई थी, लेखिका के द्वारा सड़कों पर प्रदर्शन करने से, लेखिका के मित्रों के घर आने जाने से, लेखिका की पढ़ाई में रुचि ना होने से। तो क्यों आग बबूला हुए थे, प्रिंसिपल का पत्र पाकर जिसमें मन्नू को कॉलेज से निकाले जाने की बात कही गई थी कि भाई अगर इन्होंने अपनी ये एक्टिविटीज नहीं छोड़ी तो उन्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेखिका पड़ोस के एक मित्र के घर जाकर क्यों बैठ गई थी। क्या कारण था कि वो घर ना आके बगल में पड़ोस में अपने एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई थी। मित्र के लंबे समय से ना मिल पाने से, मित्र के मिलने हेतु, मतलब बहुत समय से अपने फ्रेंड से मिली नहीं थी, इसीलिए वो उसको मिलने के लिए वहां गई थी। पिताजी के क्रोध के बचने हेतु, अपनी माँ को ढूंढने हेतु, सामाजिक गतिविधियों पर चर्चा करने हेतु। तो वो क्यों गई थी, अपने पिताजी के क्रोध से बचने हेतु, कि मतलब कॉलेज से जब वो लौट के आएंगे तो अच्छा खासा गुस्सा होंगे, इसी डर से वो पड़ोस में जाकर बैठ गई थी। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका का कैसा स्वभाव उभर कर आता है। ये जो गद्यांश था हमने पढ़ा, इसमें लेखिका का कैसा स्वभाव निकलकर हमारे सामने आ रहा है। डरपोक प्रवृत्ति वाला, समझदारी से काम लेने वाला, पिता का अनादर करने वाला, झगड़ालू प्रवृत्ति वाला। तो यहाँ पर जो उनका स्वभाव निकल कर आ रहा है वो है आपका समझदारी से काम लेने वाला, कि वो किस तरीके से समझ से काम ले रही हैं। तो यहाँ पर अब हमारा गद्यांश आधारित सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब संपूर्ण पाठ आधारित हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, मतलब पूरे पाठ से कहीं से भी पूछे जाएंगे। तो क्या है, लेखिका मनु भंडारी को लेखन की प्रेरणा किससे मिली। किसने उनको लिखने की प्रेरणा दी, अपने पिता से, हिंदी प्राध्यापिका से यानी कि दोनों से, और का और खा दोनों अपनी माता से। तो यहाँ देखा जाए तो उन्हें दोनों से मिली थी, पिता और हिंदी प्राध्यापिका यानी शीला अग्रवाल, दोनों से ही उन्हें लिखने की प्रेरणा मिली थी। लेखिका के पिता द्वारा लिखे गए शब्दकोश से उन्हें किसकी प्राप्ति हुई। जब लेखिका के पिताजी ने शब्दकोश तैयार कर लिया तो उससे उनको क्या प्राप्त हुआ था, यश और प्रतिष्ठा, धन एवं संपदा, सरकार द्वारा सम्मान, मंगला पारितोष पुरस्कार की। तो सही ऑप्शन जो है वो है हमारा यश और प्रतिष्ठा का जो है प्राप्ति हुई थी। लेखिका के पिता के स्वभाव को क्रोधी किसने बना दिया था, किसने उनको बहुत ज्यादा क्रोधी बना दिया था। लंबी बीमारी ने, स्वयं लेखिका ने, आर्थिक तंगी ने,
परिवार के सदस्यों ने। तो किसने उन्हें क्रोधी बनाया था? आर्थिक तंगी ने बनाया था उनको बहुत अधिक क्रोधी। लेखिका को अपने अस्तित्व का एहसास कब हुआ कि हाँ, उनका अपना जो एक पर्सनालिटी है उस चीज के बारे में उन्होंने कब समझना और जानना शुरू किया? आंदोलन में भाग लेने पर, पिता के से बहस करने पर, बड़ी बहन तथा भाई की छत्र छाया हटने पर, माँ से दूर जाने पर। तो क्या हुआ था, जब जो है उनकी बड़ी बहन और भाई की छत्र छाया उन पर से हट गई थी, तब उन्हें अपनी पर्सनालिटी आइडेंटिफिकेशन हो पाई थी, यानी कि वो अपने बारे में जानना समझना शुरू कर दिया था। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों में बैठने को क्यों कहते थे? क्या कारण था कि जो लोग आते थे तो वहां बहस होती थी राजनीति को लेकर, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, तो क्यों चाहते थे कि लेखिका वहां पर आकर उसका पार्ट बने? तो क्या था? ताकि लेखिका घर के बाहर ना जा पाए, इसलिए ताकि लेखिका देश में चल रही गतिविधियों को जाने और समझें, ताकि लेखिका पिता की विचारधारा से परिचित हो सके, ताकि लेखिका को किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त हो सके। तो पिताजी वो इसलिए चाहते थे ताकि लेखिका जो है वो देश में चल रही गतिविधियों के बारे में जाने और समझें। घर की दीवारों पर पूरे मोहल्ले तक फैलने का क्या आश्रय है? घर की दीवारें जो है पूरे मोहल्ले तक फैले, इससे क्या तात्पर्य है, क्या समझाना चाह रहे हैं? सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, घर को मोहल्ले से जोड़कर ना रखना, एक ही परिवार के व्यक्तियों का एक साथ रहना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना का अभाव होना। तो यहाँ पर घर की दीवारों का पूरे मोहल्ले तक होने का तात्पर्य है सारे मोहल्ले का घर जैसा होना, मतलब सबका एक दूसरे के यहाँ आना जाना, मेल मिलाप, सद्भावना, सब कुछ एक जैसे, जैसे हम परिवार के साथ रहते हैं वैसे पूरे मोहल्ले के साथ थे। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव था? किसका प्रभाव सबसे ज्यादा उनके व्यक्तित्व पे पड़ा? हिंदी की प्राध्यापिका, बड़ी बहन सुशीला, लेखिका की माँ, लेखिका के पिता। तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा वो था लेखिका के पिता का। उनके व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा प्रभाव लेखिका के ऊपर पड़ा था। लेखिका ने अपनी माँ को कैसा बताया है? साधारण, नासमझ, व्यक्तित्व विहीन या पारिश्रित? तो यहाँ पर क्या है आपका? वो है व्यक्ति विहीन, व्यक्तित्वहीन, मतलब अपनी उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई चाह नहीं है, कुछ नहीं, इसने व्यक्तित्व विहीन उनको बताया है। एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की विशेषता क्या है? ये पूरी कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें लेखिका की क्या विशेषताएं निकल के आती हैं, ये हमें बताना है। अपनी धुन की पक्की होना, मन में देशभक्ति की भावना होना, अपने विचारों को बेझिझक व्यक्त करने वाली या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उनकी ये सभी विशेषताएं निकल कर आती हैं, मतलब जो पूरा पाठ है उसमें हम ये देख रहे हैं कि सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। लेखिका के कॉलेज की प्रिंसिपल उससे परेशान क्यों थी? क्या कारण था कि उनकी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत ज्यादा परेशान थी? उसी कारण से उन्होंने पिताजी को पत्र भी लिख दिया था। लेखिका स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेती थी, वह जुलूस निकालती थी, वह सभी छात्राओं को इकट्ठा करके भाषण देती थी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये जितने भी कारण हैं वो सभी थे जिसके कारण प्रिंसिपल जो है उनसे थोड़ा परेशान रहती थी। लेखिका ने किस आंदोलन में भाग लिया? कौन से आंदोलन में वो भाग ले रही थी? देश की आजादी के, नारी मुक्ति आंदोलन के, बाल विवाह के विरोध में आंदोलन, बाल मजदूरी के विरोध में। तो उन्होंने लिया था देश की आजादी के आंदोलन में भाग। परिश्रम पूर्वक लिखे शब्दकोश से लेखिका के पिता को क्या प्राप्ति हुई? जब उन्होंने वो शब्दकोश तैयार किया तो उसके बदले उन्हें क्या चीज प्राप्त हुआ? अकूत धन की, यश और प्रतिष्ठा, उनको सरकार द्वारा सम्मानित किया गया, राय बहादुर की उपाधि मिली। तो जो है जब उन्होंने शब्दकोश तैयार किया तो उससे उनको यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हुई थी। लेखिका के जमाने में घर का क्या आश्रय होता था? जब लेखिका थी तो घर का क्या मतलब होता था? घर का अर्थ पूरा बंगला था, एक कमरा था, सिर छुपाने की जगह था, या पूरा मोहल्ला था? तो उनके लिए घर का तात्पर्य होता था
पूरा मोहल्ला, पूरी कॉलोनी उनके लिए घर का मतलब होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, लेखिका को लेखन की प्रेरणा किससे मिली? लिखने, देखिए लेखिका के जीवन पे प्रभाव रहा पिताजी का, लेकिन उनके लेखन की जो प्रेरणा है वो उनके पिताजी और हिंदी प्राध्यापिका दोनों से ही मिली थी। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन है वो होगा हमारा का और खा दोनों ही सही है। नेक्स्ट आते हैं, लेखिका ने स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया? किस प्रकार वो भाग लेती थी? प्रभात फेरियां निकालकर, जुलूस निकालकर, जोशीले भाषण के द्वारा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो वो भाग लेती थी तो ये सारी ही एक्टिविटीज वो करती थी। प्रभात फेरियां भी निकालती थी, जुलूस भी निकालती थी और जोशीले भाषण भी देती थी। किस घटना के बारे में सुनने पर लेखिका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ? कौन सी एक ऐसी घटना सुनी जिससे सुनने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था? डॉक्टर साहब द्वारा अपने पिता से कही गई बातों को देखकर, कॉलेज बंद होने वाली घटना पर विश्वास नहीं हुआ, प्रिंसिपल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही वाली घटना, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जो उनको विश्वास नहीं हुआ वो था आपका प्रिंसिपल द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही वाली घटना को बोलकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास, ये बात कही गई थी और जो है इन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रिंसिपल इस तरीके से जो है रिएक्ट कर सकती हैं। लेखिका की अपने घर में सबसे अधिक वैचारिक टकराहट किससे थी? मतलब जो थिंकिंग को लेकर जो एक दूसरे से होता है ना बहस या थोड़ा सा आर्गुमेंट्स, वो किससे होता था उनका? अपनी बहन सुशीला से, अपनी माता जी से, अपनी नौकरानी से, या अपने पिताजी से? तो ये वैचारिक टकराहट वो सबसे ज्यादा उनके पिताजी से उनके साथ होती थी। लेखिका के व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका था? लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका का, लेखिका के पिता का, लेखिका की माता का, लेखिका की बड़ी बहन सुशीला का? तो सबसे ज्यादा प्रभाव था लेखिका के पिता का। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? अब हमारी जो लेखिका है उनका जन्म कब हुआ? सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में, सन 1924 में इलाहाबाद में, सन 1935 में भोपाल में, सन 1935 में इंदौर में। तो हमारी मनु भंडारी का जन्म हुआ सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। मनु भंडारी मूलतः एक क्या है? कवियत्री, निबंधकार, कहानीकार या अभिनेत्री? तो हमारी जो लेखिका है यानी कि मनु भंडारी वे एक कहानीकार हैं, मतलब उन्होंने ज्यादातर कहानियां लिखी हैं। इनमें से कौन सी रचना मनु भंडारी की नहीं है? अब आपको बतानी है। मैं हार गई, प्यासी पथराई आंखें, एक प्लेट सैलाब, वो आपका बंटी महाभोज। तो यहाँ पर जो है जो उनकी नहीं है वो है प्यासी पथराई आंखें, उनका जो लेख नहीं है। लेखिका के पिता क्रोधी क्यों हो गए थे? क्या कारण था इतना क्रोधी हो गए थे? आर्थिक तंगी के कारण, बीमारी के कारण, अपनी पुत्री को लेकर, स्थान परिवर्तन के कारण? तो सही था वो था आर्थिक तंगी के कारण। लेखिका के पिता किन गुणों के भग्नावेशों को ढो रहे थे? कौन से गुण थे जिनके भग्नावेशों को वो ढो रहे थे? हृदयगत कोमलता, संवेदनशीलता, दरिया दिली या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर जो है वो इन सारे भग्नावेशों मतलब इन सारे विचारों के अवशेषों को, जो अब उनके पास बची नहीं थी, उन सभी को वो ढो रहे थे। निम्न में से मनु भंडारी की रचना कौन सी है? अब आपको बतानी है कौन सी उनकी है। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, महाभोज या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो रचनाएं उनकी है, मनु भंडारी जी की हैं। शीला अग्रवाल कौन थी? एक समाज सेविका, क्षेत्र की नेता, विद्यालय में हिंदी प्राध्यापिका, लेखिका की रिश्तेदार? तो शीला अग्रवाल जो थी वो थी विद्यालय में एक हिंदी प्राध्यापिका। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर था, एक कहानी यह भी, तो ये यहाँ समाप्त हुआ। मनु भंडारी जी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना इस पाठ के माध्यम से, और साथ ये भी जाना कि बहुविकल्पीय प्रश्न किस किस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं। इस पार्ट का हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आपको एमसीक्यूज, वन शॉट सभी कुछ करा दिया। तो ये सब आपको मिलेगा कहाँ? इवन हमारे बहुत सारे चैप्टर्स में ये सब कुछ हो चुका है, तो आपको मिलेगा कैसे? तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे,
जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस तरीके से CBSE K-12 इंग्लिश आपको देखने को मिलेगा। बस आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने सारी क्लासेस दी हैं। अब आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपकी क्लास है 10th। आपने 10th को जैसे ही सेलेक्ट किया आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स आ गए। अब आपको सेलेक्ट करना है आपकी अपनी बुक। तो आपकी बुक कौन सी हम जो पढ़ रहे हैं वो है क्षितिज। ये देखिए क्षितिज यहाँ दिया है। बस इसे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने क्षितिज की पूरी प्लेलिस्ट होगी। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उसे क्लिक करना है। करते ही उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं क्लिक करिए, आपका वीडियो इस तरीके से स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए, चैप्टर अच्छे से समझिए, क्वेश्चन अच्छे से समझिए, सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल है। बस हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।